भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अरे हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के विषय में। ऐसे एमसीक्यूज़ जो यकीनन आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। जैसा कि हर बार आपसे ये वादा आपका टारगेट सेमेस्टर करता है कि जो हम पढ़ाएंगे वही आपके एग्ज़ाम में छप जाएगा, और जो भी आपको पढ़ाया जाता है यकीनन आप सभी इस बात से बहुत अच्छे से रूबरू हैं कि वही क्वेश्चंस एग्जैक्टली उसी ऑप्शंस के साथ आपके एग्ज़ाम में छप जाते हैं। तो इस बार जो डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का पेपर होने वाला है, बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड का, बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट का, जितने भी आपके आगामी पेपर्स होने वाले हैं वो सारे के सारे पेपर्स में यही होने वाला है। बस आपको सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ऑलरेडी आपको सजेस्ट किया गया था कि जितने भी बच्चे टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हैं, वो सारे बच्चे पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें। अगर कोई भी बच्चा पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करता है और अगर वो बच्चा सारथी ज्वाइन किया हुआ है तो उस बच्चे को डेफिनेटली दुनिया की कोई भी ताकत 50 में से कम 45 से 48 क्वेश्चंस को सही करने से नहीं रोक सकती है। कम से कम 45 से 48 क्वेश्चंस आपके सही होंगे। बस आपको पढ़ के जाना है और पढ़ के जाने के बाद एग्ज़ाम में अपने परसिवरेंस, अपने पेशेंस का परिचय देते हुए अपने एग्ज़ाम को देना है। अगर ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करने वाले हैं। और इसका एविडेंस आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया है। जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के पिछले साल के विद्यार्थी थे, उनका रिजल्ट, जो बच्चे 2 दिन 3 दिन पढ़ाई करके 9.5 CGPA, 9 CGPA और 8.5 CGPA तक स्कोर किए थे। तो इस प्रकार से रिजल्ट पिछली बार का रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आप सभी लोग प्रोड्यूस करेंगे वो इससे भी काफ़ी अच्छा होगा। चलिए तो क्वेश्चंस की बात करते हैं सीधा। सबसे पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज़ अ, तो कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है, यानी संप्रेषण, संवाद एक 2 तरफा प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है कम्युनिकेशन सेव्स टाइम्स इन, यानी संवाद समय बचाता है। किस चीज़ में समय बचाता है? तो संवाद किसी भी कार्यक्रम में समय बचाता है, किसी भी शेड्यूल में समय बचाता है। क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को शेड्यूल नहीं करते हैं, आप सीधे सीधे इंसान से बात कर लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान को अगर बातचीत करनी होती है तो एक शेड्यूल किया जाता है। अगर हम इंस्टेंटली आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो वो जो कार्यक्रम का समय होता है वो बच जाता है। इसका एक ऑप्शन और भी हो सकता है, बस इस क्वेश्चन का पूछने का नज़रिया बदल दिया जाए। विच कम्युनिकेशन सेव्स मोर टाइम? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में कभी भी इंसान किसी भी इंसान से कैसे भी बात कर सकता है बिना किसी समय को गंवाए हुए। तो ओरल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग कम्युनिकेशन होता है। वैसे फ़िलहाल अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर डी ही होगा, शेड्यूल यानी कार्यक्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द सेल्फ इज़ द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, यानी अपने स्वयं के विकास को महसूस करना और आत्मा की संभावना को महसूस करना, ये किस संवाद का हिस्सा होता है? तो एक व्यक्तित्व का विकास जो होता है, एक संवाद का जो विकास होता है, उसके माध्यम से एक इंसान अपने अंदर के पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाता है, अपने अंदर की संभावनाओं को महसूस कर पाता है। यानी आपका पोटेंशियल क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर आपको ये जानना है तो आपको 2 चीज़ों को डेवलप करना होगा। पहली चीज़ आपकी पर्सनैलिटी और दूसरी चीज़ आपका कम्युनिकेशन। इसीलिए आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा एक कोर्स भी कराया जाता है, पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, PSY 100 शायद उसका कोर्स का कोड है। इसके माध्यम से आप सभी के अंदर आप सभी की संभावनाओं को, आप सभी की जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने के लिए ये कोर्स कराया जाता है। वो अलग बात है कि यूनिवर्सिटी में कुछ लापरवाहियाँ भी होती हैं जिसके माध्यम से इस कोर्स को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये कोर्स इसी मकसद से कराया जाता है ताकि आप अपने पोटेंशियल को, आप अपनी संभावनाओं को जान सकें, उनको महसूस कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड,
जो कम्युनिस्ट शब्द है वो किस शब्द से डिराइव हुआ है, तो सारे बच्चे जानते हैं कम्युनिस्ट जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है, यानी कम्युनिस्ट शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये जो आप क्वेश्चंस करा रहे हैं ये तो डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के सिलेबस से नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड से रिलेटेड है। तो आपका अंदाज़ा तो ठीक है लेकिन आपका एनालिसिस ठीक नहीं है, आपका जो विश्लेषण आपने किया है वो ठीक नहीं है। क्योंकि लेट मी इन्फॉर्म यू, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो सिलेबस आपके डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस में आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक वही सिलेबस आपको बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड में भी प्रिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस की तैयारी करते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड की भी तैयारी अपने आप हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड को अलग पढ़ना है और डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस को अलग पढ़ना है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड में भी लेटर्स की बात की गई है, रिपोर्ट्स की बात की गई है, अलग अलग पोस्टर्स की बात की गई है, उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है और वही बात डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस में भी की गई है। ठीक है, चलिए तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जो बच्चा डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करना चाहता है वो बिजनेस कम्युनिकेशन सेकंड वाली जो प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कर सकता है और डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस की प्लेलिस्ट को तो फॉलो करना ही है आपको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है पोस्टर्स फॉल अंडर। ये क्वेश्चन बार बार आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है कि पोस्टर्स किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो पोस्टर एक प्रकार का विजुअल कम्युनिकेशन है। अब हमसे पूछेंगे आप कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप बोल के नहीं कुछ दिखा के कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कुछ तस्वीर दिखा के या फिर कोई फ़ोटो दिखा के अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई पोस्टर दिखा के अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल मार्केटिंग के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां होर्डिंग्स लगाती हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाती हैं, तो एक तरह का विजुअल कम्युनिकेशन करना चाहती हैं वो कस्टमर से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं। ऑन द डैश इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक, यानी कि इस पर त्वरित प्रतिसाद प्राप्त करना संभव है। तो जो इमीडिएट फीडबैक होता है वो टेलीफोन के माध्यम से लेना पॉसिबल होता है, यानी अगर आप किसी इंसान से बातचीत कर रहे हैं और आप उसका फीडबैक तुरंत चाहते हैं, इमीडिएटली चाहते हैं, तो ये पॉसिबल होता है अंडर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। यानी अगर आप किसी इंसान से संप्रेषण कर रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से तो वहाँ पे आप उस इंसान से इमीडिएटली फीडबैक ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा टेलीफोन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अ ग्रुप डिस्कशन ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन विथ इन अ ट्रेनिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यानी जब एक ग्रुप डिस्कशन होता है रियल लाइफ सिचुएशन पे एक ट्रेनिंग इन्वायरमेंट में, तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, एक प्रशिक्षण वातावरण में एक वास्तविक जीवन स्थिति का समूह वार्ता क्या है। तो एक प्रशिक्षण वातावरण में एक वास्तविक जीवन स्थिति का समूह चर्चा को हम चर्चा कहते हैं, यानी डिस्कशन कहते हैं। ऑप्शन इसमें उतना सही नहीं दिया है, इसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, जीडी कहते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है। जैसे आप लोग देखे भी होंगे कि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो अलग अलग फेजेस में अपने इंटरव्यू को क्लासीफाई करती हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि आपको इंटरव्यूअर के साथ तो कम्युनिकेशन करना ही है, उसको तो क्वेश्चंस बताने ही है, इसके साथ साथ आपको कुछ अपने कलीग्स के साथ ग्रुप डिस्कशन करना है, यानी जीडी करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा डिस्कशन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है द इन्फॉर्मेशन द रिसीवर दैट रिसीवर गेट्स इज कॉल्ड, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर प्राप्त करता है, रिसीवर यानी जो प्राप्त करने वाला इंसान है, वो जो भी इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं, उस जानकारी को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संदेश। तो आप सभी जानते हैं कि मैसेज वो कंटेंट होता है जो सेंडर सेंड करता है और वही कंटेंट रिसीवर रिसीव करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मैसेज यानी संदेश। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कम्युनिकेशन इज अ डैश ऑफ बिजनेस, कम्युनिकेशन बिजनेस का क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया आपसे कम्युनिकेशन आपके बिजनेस का क्या होता है। तो कम्युनिकेशन आपके बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, यानी आपका बिजनेस जो है, जैसे आपके जीवन में जो आपका खून होता है, आपका जो रक्त होता है, वो आपके जीवन को सुगम तरीके से संचालित करने में मदद करता है। आपका
आपके बॉडी की पूरी फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, वैसे ही बिजनेस की जो पूरी फंक्शनिंग होती है, व्यवसाय का जो पूरा कार्यक्रम होता है, उसको मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है अलग अलग पार्टी से, अलग अलग डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी व्यापार का जीवन रक्त होता है, लाइफ ब्लड होता है। इंग्लिश में इसका ऑप्शन गलत टिक किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डैश आर वेलकम फॉर इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू एक्सेप्ट देम, यानी डैश का स्वागत है क्योंकि इन्हें स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका स्वागत तो किया जाता है, कि मतलब आप दे तो सकते हैं वो चीज़ें, लेकिन वो सामने वाला इंसान एक्सेप्ट करेगा या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको एक्सेप्ट करना कंपल्सरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी सजेशन। सजेशन जब आप देते हैं तो सजेशन एक ऐसी चीज़ होती है, सुझाव एक ऐसी चीज़ होती है जो आप दे देते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान इस चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, बाइंड नहीं होता है। वो चाहे तो मान सकता है और चाहे तो नहीं मान सकता है। ठीक है, तो सजेशन इज़ अ वेलकम एंड इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू एक्सेप्ट। ठीक है, इसको स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश रेफर्स टू द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ अ ट्रेड, यानी व्यापार की जो विशेष भाषा होती है उसको क्या कहते हैं? तो व्यापार की जो विशेष भाषा होती है उसे हम टेक्निकल जार्गन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम टेक्निकल जार्गन यानी तकनीकी जार्गन कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर मास एंड मास डैश, यानी जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन मास पब्लिसिटी और मास एजुकेशन, यानी बड़े पैमाने पे अगर आप पब्लिसिटी करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का बड़े पैमाने पे आप जन प्रचार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा सूटेबल मीडियम माना जाता है। और अगर आप बड़े स्तर पे किसी इंसान को शिक्षित करना चाहते हैं, एजुकेशन को बड़े स्तर पे आप लागू करना चाहते हैं, तो उस केस में भी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन सूटेबल होता है जन प्रचार और शिक्षा के लिए, यानी मास पब्लिसिटी और मास एजुकेशन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज़ फॉलोड बाय, यानी आंकड़ों का व्याख्यान के बाद क्या किया जाता है? तो जब डेटा इंटरप्रेट किया जाता है उसके बाद क्या होता है? तो डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, क्या निकाले जाते हैं? निष्कर्ष निकाले जाते हैं, कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा, सजेशन नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा कंक्लूजन्स। डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद डेटा से हम कुछ कंक्लूड करते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। चलिए 14 की बात करते हैं। ग्रे कलर रेफर्स, अब देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ग्रे कलर होता है वो कॉन्फिडेंस और विजडम यानी आत्मविश्वास और ज्ञान को संदर्भित करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रे कलर जो होता है वो कॉन्फिडेंस को और विजडम को यानी आत्मविश्वास और ज्ञान को संदर्भित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडियली फ्लो, यानी संगठन में संवाद का आदर्श रूप से कैसा बहाव होना चाहिए? तो आइडियली कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम फ्लो होना चाहिए। कैसा फ्लो होना चाहिए? टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन आपका फ्लो होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये आइडियली कहा गया, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये टॉप टू बॉटम ही हो। कम्युनिकेशन बॉटम टू टॉप भी होता है, टॉप टू बॉटम भी होता है, लेकिन ये आदर्शवादी सिद्धांत है एक कि अगर कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आए तो ये आइडियल होता है, ये आदर्श होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्रेस रिपोर्ट्स रिफर्स टू, यानी जो प्रेस रिपोर्ट्स होते हैं वो किसको संदर्भित करते हैं? तो प्रेस रिपोर्ट रेफर्स टू द रिपोर्ट्स थ्रू लेटर्स, यानी प्रेस रिपोर्ट्स जो होते हैं वो पत्रों के माध्यम से रिपोर्ट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं इसमें जो ऑप्शन आपको टिक किया गया है ऑप्शन गलत टिक किया गया है, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। प्रेस रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर। अगर कोई भी रिपोर्ट न्यूज़पेपर के द्वारा पब्लिश किया जाता है तो उसे हम प्रेस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रेस रिपोर्ट का मतलब न्यूज़पेपर के रिपोर्ट से है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है प्योरली आपके डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के हैं। इसके पहले वाले भी डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के ही थे, लेकिन
उनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है एग्ज़ाम में आने की, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की, क्योंकि ये कोर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अ कलेक्शन लेटर इज एसोसिएटेड विथ, यानी एक संग्रह पत्र पूछा गया आपसे कि कलेक्शन लेटर किससे एसोसिएटेड होता है, यानी संग्रह पत्र किससे संबंधित होता है। तो भाई पैसा किससे कलेक्ट करना है, पैसा तो हमको डेटर से कलेक्ट करना है, तो कलेक्शन लेटर किससे संबंधित होगा, कलेक्शन लेटर आपका जो देनदार होता है उससे संबंधित होगा, आपका जो डेटर होता है उससे रिलेटेड होता है। चलिए 18 की बात करते हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट यानी संवैधानिक रिपोर्ट कैसा रिपोर्ट होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक रिपोर्ट, नॉट हैविंग लीगल सेक्शन यानी कानूनी मंजूरी नहीं है। ऑप्शन सी है ऑलवेज हैव अ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट यानी हमेशा एक सांख्यिकीय रिपोर्ट होता है। या डी फॉर्मल रिपोर्ट होता है यानी एक सार्वजनिक रिपोर्ट होता है। तो ध्यान से, जो आपका स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है एक तरह का फॉर्मल और एक लीगल रिपोर्ट होता है। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत बताया गया। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल रिपोर्ट, ये एक सार्वजनिक रिपोर्ट होता है, एक संवैधानिक रिपोर्ट होता है, ये एक लीगल रिपोर्ट होता है। चलिए अब आप कहेंगे कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को आप लीगल रिपोर्ट क्यों कह रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं हम कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का मतलब लीगल रिपोर्ट होता है, क्योंकि आप सभी लोग शायद जानते भी होंगे और आप में से कुछ लोग जानते नहीं होंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो स्टैट्यूटरी शब्द है वो स्टैट्यूट शब्द से बना है। किससे बना है, स्टैट्यूट शब्द से बना है। और स्टैट्यूट शब्द का मतलब होता है लॉ। क्या होता है दोस्तों, लॉ। यानी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो होता है वो एक ऐसा रिपोर्ट होता है जो लीगली किसी भी कंपनी के लिए कंपलसरी होता है लॉ को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग एक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो होता है ये एक फॉर्मल रिपोर्ट होता है और एक लीगल रिपोर्ट होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें आपसे पूछा गया है मोटिवेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू डैश इंसेंटिव्स। मोटिवेशन किसके माध्यम से अचीव किया जा सकता है, तो मोटिवेशन तो वैसे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही इंसेंटिव्स के माध्यम से ऑब्टेन किया जा सकता है। इसमें बोथ ए एंड सी का ऑप्शन एक देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ज़्यादा जो मोटिवेशन होता है वो पैसे से ही मिलता है इंसान को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा मोटिवेशन इंसान को पैसे से ही मिले। कुछ मोटिवेशन ऐसा भी होता है जो इंसान को पैसे से नहीं, कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट से मिल जाता है। जैसे आपने किसी इंसान का ज़्यादा तारीफ़ कर दिया, उसको अप्रिसिएट कर दिया, भले ही आपने उसको पैसा नहीं दिया, लेकिन सारी पब्लिक के सामने उसको बता दिया कि ये बहुत ही महान इंसान है, तो उससे भी इंसान को मोटिवेशन मिल सकता है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से बात करें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर मॉनेटरी इंसेंटिव ही होना चाहिए, क्योंकि इंसान के मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण तो पैसा ही है, इसीलिए इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए 20 की बात करते हैं। द एग्जिट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन एन एम्प्लॉय डैश द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एग्जिट कम्युनिकेशन होता है वो कब होता है। एग्जिट कम्युनिकेशन यानी स्थानांतरण संवाद कब होता है, जब कर्मचारी आपके संगठन से बाहर जाता है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई नाम ही है इसका एग्जिट कम्युनिकेशन यानी स्थानांतरण संवाद। एक ऐसा संवाद है, एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो तब होता है जब आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है, आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लीव। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन जो हैं वो गलत टिक किए गए, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप लोग पीडीएफ्स को तो देखें ही, लेकिन लेक्चर्स को भी देखें, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल टीम है कुछ गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं, और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट में कभी कभी जो पीडीएफ्स आपके होते हैं वो नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि हमेशा आपका जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है वो ऑफिस पे अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इन गलतियों को आपको नहीं होने देना अपने एग्ज़ाम में। आपको सारे लेक्चर्स को रेफ़र करके ही जाना है। अगर आप लेक्चर्स को रेफ़र करके नहीं जाते हैं तो फिर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। डैश इज़ अ वेरी कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा सबसे ज़्यादा कॉन्शियस प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, यानी संवाद का सबसे ज़्यादा सचेत प्रक्रिया कौन सा है। तो जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, दिस इज़ द वेरी कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जब भी आप किसी इंसान को एजुकेट कर रहे होते हैं तो उसका कॉन्शियसनेस, उसका सचेत होना
बड़ा ही आवश्यक होता है। अगर वो कंसियस होता है, अगर वो कंसंट्रेटेड होता है, तभी आपका जो एजुकेशनल कम्युनिकेशन होता है, आपका जो शैक्षिक संप्रेषण होता है, वो प्रभावशाली हो पाता है और वो सफल हो पाता है। 22 की बात करते हैं। डैश मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। तो भाई पॉइंट्स और स्टॉप्स की बात की जा रही है, तो भाई फुल स्टॉप होता है। देखिए पूछा क्या गया है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठते हैं। आपको उन बच्चों में से नहीं बनना है। एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका जो 1.5 घंटे का समय है, उसमें आपका पेशेंस। अगर आपने उस पेशेंस को खो दिया तो फिर आपका एग्ज़ाम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने उस पेशेंस को बरकरार रख लिया तो फिर आपका एग्ज़ाम, चाहे आपने तैयारी कम ही क्यों ना की हो, अच्छा जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि जब आपका पेशेंस रहेगा तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनका आंसर उस क्वेश्चन में ही छिपा होता है और वहाँ बच्चा गलती कर देता है। आपको गलती नहीं करना है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग, यानी जब आप लिख रहे हैं तो कब रुकना है और कब नहीं रुकना है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? तो हिंदी में पढ़ा होगा ना, पूर्ण विराम, अल्प विराम, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप के माध्यम से हम ये जानते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ पॉइंट्स लगाना है, कहाँ पॉइंट्स नहीं लगाने हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, फुल स्टॉप। देखिए डॉक्यूमेंटेशन में आपको इन चीज़ों को डिटेल में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉमर्स के एक विद्यार्थी हैं और आप जब कंपनी में जाएंगे देन यू विल हैव टू ड्राफ्ट सो मेनी डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है आपको एक रिपोर्ट बनाना हो कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स के स्टेटमेंट्स पे, हो सकता है आपको कंपनी का मैनेजमेंट का एक रिपोर्ट बनाना हो सकता है आपको कंपनी के मीटिंग का रिपोर्ट बनाना हो और वहाँ पे आपसे कोई गलती हो जाए। स्पेशली जो आपके कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होता है, CS जो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी के मीटिंग्स का रिपोर्ट बनाए, क्योंकि वो जो एजेंडा बनाता है, जो टॉपिक्स वो लिस्ट करता है, उन्हीं टॉपिक्स पे मीटिंग में डिस्कशन होता है। अगर आप उस पोजीशन पे जाते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी बड़ा ही मायने रखती है। ठीक है दोस्तों, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें आप लोग। चलिए बाकी लेक्चर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 25 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। बाकी और जो लेक्चर्स हैं और जो क्वेश्चन हैं वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। डैश इज़ द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो जो डिस्क्रिप्शन होता है, यानी जो विवरण होता है, वही आपके रिपोर्ट का मुख्य हिस्सा होता है, वही आपके रिपोर्ट का मेन पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर इज़, यानी जो आपके लेटर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो पत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बॉडी ऑफ द लेटर होता है, पत्र का शरीर होता है। चलिए 25 की बात करते हैं। डैश सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस फॉर ऑपरेशनल कोर्स, यानी डैश प्रणाली संचारी कार्यों के लिए विशेषज्ञ सलाह प्रदान करती है। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम होती है, ध्यान से, जो एक्सपर्ट सिस्टम होती है वो एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करती है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और इसमें पेशेंस का भी पूरा खेल है। अरे यार दिमाग लगाओ, एक्सपर्ट एडवाइस है और एक्सपर्ट सिस्टम है, शब्दों का खेल है और पेशेंस का खेल है। अगर शब्दों को रिलेट आपने कर लिया तो फिर आपका अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पासिंग मार्क्स लाना तो जस्ट अ गेम है, बस एक खेल है पासिंग मार्क्स लाना आपके एग्जाम में। चलिए दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ।